नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में स्वागत है। हम लोग आपके साथ कर रहे थे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 21 तक कर चुके, 22वां कर रहे हैं आपके साथ 22 में ये सब एजेंडा है और देखते हैं कहाँ येलो किया हुआ है। जीएसटीआर 2A होगा ना यहाँ पर, एक्सटेंशन नहीं, ये कौन सा फॉर्म होगा? शायद 5 था ना, 5 होगा। हाँ, ऐसे तो 5 होगा। ठीक ठीक ठीक, 5 यहाँ देखते ही क्या लिखा हुआ है। ये एक बात बताइए, सी फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट था? जो हम लोग केंद्रीय परचेज करते थे हम्म। तो उस स्टेट से जब हम माल लाते थे तो हमको टैक्स कम लगे कंसेशनल। हाँ तो हम उसको एक फॉर्म सी इश्यू करते थे। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली से महाराष्ट्र बेच रहे हैं हम्म। तो ये और 100+2, 102 लगा दिया, हाँ, अगर 5% का माल है तो 2% लगा देगा। 2% लगा देगा। फॉर्म सी ये इशू करेगा महाराष्ट्र वाला या दिल्ली वाला? महाराष्ट्र वाला देगा। फॉर्म सी इशू कर देगा। हाँ, ये फॉर्म सी इशू कर दिया और 2 रुपया दिल्ली के पास पहुंच गया, महाराष्ट्र का टैक्स यहाँ पहुंच गया, ऑरिजिन बेसिस ऑफ टैक्स। ठीक है। हम्म। अब जीएसटी आने के बाद ये सीएसटी का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब तो आईजीएसटी लगता है। हाँ हाँ, अब खत्म होगा। अब आईटीसी क्लेम भी करना मिलता है, पहले क्लेम नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन जो गुड्स जीएसटी के बाहर है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, क्या इसके ऊपर आज भी फॉर्म सी चल रहा है या नहीं चल रहा इस पर है, केंद्रीय खरीद पे रहा है? हम्म। पेट्रोल पे है, डीजल पे है। चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ, है सर। कंफर्म है? ठीक है। 100%। ओके ओके। तो आज एक बात बताइए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर पेट्रोल जा रहा है या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जा रहा है तो फॉर्म सी लग जाएगा। जी। तो क्या उसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है? कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, हाँ हाँ हाँ, वैट है। वैट तो होगा, लेकिन कंसेशनल है, यहां से कंसेशनल है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो कंसेशनल मतलब 2% का रेट है या नहीं है? हाँ, है कंसेशनल है। देखिए इसी में डाउट हो रहा है, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। Stated the report of CCTs on CST may be considered by the Council, which has recommended that issuance of Form C should be left to the wisdom of states, as no state would like to hurt the interests of its own taxpayers. In the absence of entry tax, the local taxpayers of the states would suffer, as these goods would be brought from other states on Form C. Also, the state revenue from petroleum goods and natural gas would be reduced considerably if this issue is not resolved, even when the definition of goods has been amended and restricted to 5 petroleum products, namely crude oil, petrol, diesel businesses in Section 8, Subsection 3 of the CST Act, and other 3 sectors, that is telecom, mining and generation and distribution of electricity, or any other form of power has been retained. This has created a confusion as to whether Form C will be required to be issued for this set of activities also. मैं इसीलिए बोल रहा था आप एक बार कंफर्म हो जाइए, क्योंकि मैंने चेक मैं नहीं किया। कंफर्म हूँ, मैं बता रहा हूँ कंफर्म हूँ, क्योंकि अभी किसी क्लाइंट ने डिपार्टमेंट से अप्रोच किया फॉर्म सी के लिए। अच्छा, कौन से हाँ, गुड्स के लिए? पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छा। तो बल्कि ये भी हुआ कि केवल रिलायंस की एकमात्र ऐसी मतलब वो है हाँ कि इसका भी डिपो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बाहर से मंगाते हैं, बाकी सबका डिपो बन गया। ओके तो रिलायंस के जितने डीलर हैं वो फॉर्म सी मांगते हैं। ठीक है, और कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है क्या? अब ये बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जरूर होगा। ओके। इसीलिए फॉर्म सी जारी होता है तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ वो ऑब्वियसली। हम्म। तो रेट ऑफ टैक्स कितना है ये भी नहीं पता। ना। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं। हाँ अच्छा, ये क्या लिख रहा है? नो स्टेट वुड लाइक टू हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन टैक्स पेयर्स। फॉर्म सी जारी होने से टैक्स पेयर का इंटरेस्ट कैसे हर्ट हो रहा है? जैसे दिल्ली टू महाराष्ट्र बिका, अगर वो नहीं जारी कर रहे हैं तो नहीं नहीं नहीं, सुनिए, दिल्ली से महाराष्ट्र बिकता है तो महाराष्ट्र का टैक्स कहां पहुंच गया? दिल्ली।
तो महाराष्ट्र वालों को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब अगर दिल्ली और महाराष्ट्र एग्री कर जाता कि आपस में फॉर्म सी करेंगे और रेट ऑफ टैक्स हम 2% रखेंगे, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र वालों को नुकसान कम होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो कहानी है। जब तक ये स्टेट सारे लोग एग्री बैठ के नहीं होंगे, तब तक ये होगा नहीं। सही बात तो है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऑल इंडिया स्टेट्स हैव एग्रीड टू दिस और नॉट। Gujarat stated that if a government corporation or authority or board was allotted grants by the state governments, for example, grant allocated to construct a jail or police line, etc., such transactions should not attract GST at the rate of 18%. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव, मान लीजिए उन्होंने कोई अथॉरिटी बनाई हुई और ये अथॉरिटी को काम दे दिया कि जेल बना दो या पुलिस स्टेशन बना दो, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इसको ग्रांट देगी और ये अथॉरिटी इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। किस चीज का? जेल या पुलिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो नहीं है। नहीं, तो ये तो अथॉरिटी एक सेपरेट एंटिटी बना दी इन्होंने। नहीं, होल्डिंग क्या है, 90% है हाँ, या? 90% है, ऑब्वियसली 90%। हाँ, तो वो फिर फ्री हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? ये आपकी जो पुराना था, आपकी इन्होंने जो अमेंड किया है 3 और 3A में, हाँ वहां पर उन्होंने अथॉरिटी को हटाया, गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट उसको हटाया है, दो को। हाँ हाँ हाँ, तो अब वो एग्जम्पशन समाप्त हो गया, उसके पहले वो एग्जम्पशन था। एक बार देख लें। हाँ, देख लीजिए। देखिए 4 और 5 में क्या है। अब जो हम लोग मिनट्स पढ़ रहे थे कि गुजरात गवर्नमेंट कह रहा है कि किसी कॉरपोरेशन या अथॉरिटी को हम लोग ऑथराइज या बोर्ड को ऑथराइज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट ए जेल और पुलिस लाइन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए सीरियल नंबर 4 और 5 है। देखिए गवर्नमेंट अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी भी पर्सन को, यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये सब भी आ सकता है, कोई फंक्शन असाइन कर रही है, दैट फंक्शन इज रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी तो एग्जाम्पशन है, रिलेटेड टू पंचायत है तो एग्जाम्पशन है, वरना है नहीं। ठीक है? गवर्नमेंट नीचे एक लाइन उसके मिनट की डालेंगे क्या? यहाँ कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। उसमें रीजनिंग तो कुछ है नहीं ना। कोई रीजनिंग नहीं, नथिंग। हाँ, तो इसलिए नहीं डाल रहा। चलिए यहाँ, the honorable minister from Odisha stated that fly ash was very important commodity that and tax on it should be nil. With the following, fly ash cause environmental pollution. There was no consideration for fly ash. If it was kept in taxable category, bill would be required for movement public transportation, and this would cause harassment. He suggested that fly ash should be exempted from GST. आज के डेट में क्या है फ्लाई ऐश का स्टेटस? एग्जेम्प्ट है सर। और अब जो है बहुत लोग लगे इस्तेमाल करने, नहीं तो एक समय था कि ये सीमेंट फैक्ट्री वाले जबरदस्ती लोग को ठेलते थे, कहते उठा ले जाओ, उठा ले जाओ। तब फ्लाई ऐश से तो ब्रिक्स बनाने लगा, ब्रिक्स पे टैक्स लगा दिया। ब्रिक्स पे टैक्स लगा दिया, फ्लाई से एग्जेम्प्टेड है। फ्लाई ऐश एग्जेम्प्टेड, केवल ढुलाई का जो पैसा लगता है। ओके ओके, ठीक है, तो हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं। अब तो कंपनियां कुछ पैसे लगी लेने, नहीं तो पहले वो भी नहीं लेती थी, कहती थी बस उठा के ले जाओ जल्दी से। अच्छा, ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है पूरा। अच्छा, एक एक्सपोर्ट में एक जनरल चीज बताता हूं आपको। एक्सपोर्ट में मान लीजिए ए एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो कुछ क्या क्या खरीदेगा बताइए? इनपुट, हाँ, रॉ मटेरियल खरीदेगा, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। हाँ ठीक है। वो
नॉन लेवाई गुड्स भी खरीद सकता है, हाँ बिल्कुल। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हाँ हाँ। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक बात है। हम्म। इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। कोयला जिस वाला सेस भी खरीदता है हाँ, कोयला वाला कोल खरीदेगा तो तो उसके सेस ऊपर तो है। है ना, उस पर तो सेस है ही। सेस है। अब इसके ऊपर अगर क्रेडिट मिल रहा है तो उसको वो रिफंड ले लेगा। आइडिया ये है कि एक्सपोर्टर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए राइट। और कम से कम टैक्स के कारण बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक बात है। हाँ हाँ हाँ। अगर टैक्स इसका बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट एकदम कम हो, प्लस टैक्स मिनिमम हो, और जब एक्सपोर्ट हो तो ये सारा चीज उसको रिफंड कर दिया जाए। हम्म। ये रिफंड का रूट दिया हुआ है RFD 01, और ये रिफंड ड्रॉबैक से है। तो ये पूरे इस सिस्टम में दे आर डिस्कसिंग, और रिफंड उसको मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं है 6-6 महीना लगा दे। इसीलिए 7 दिन के अंदर 90% रिफंड है, बाकी समय में 10% असेसमेंट के बाद रिफंड है। ठीक बात है। हम्म। अब ये पढ़ते हैं। डिलेज इन ग्रांट ऑफ रिफंड्स ऑफ IGST एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स पब्लिक सर्विसेज यूज इन एक्सपोर्ट्स, मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। Working capital blockage for manufacturer exporters, including EOUs, due to requirement of upfront payment of GST on inputs or capital goods, and for merchant exporter due to requirement of upfront payment of GST on finished goods. मर्चेंट एक्सपोर्टर में शुरुआत में आपको याद होगा वो 18% के बेसिस पे गुड्स खरीदता था। इसके बाद इसको 0.1% किया गया। राइट। Increased transaction cost due to requirement of bond/letter of undertaking and for bank guarantee in certain cases। अब इन्होंने बैंक गारंटी खत्म कर दिया और बॉन्ड भी खत्म कर दिया, यानी कि फिक्स डिपॉजिट सब का चक्कर नहीं है, सिंपल एक अपने लेटर हेड पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो। ठीक बात है। रिड्यूस यूजिबिलिटी ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स एंड लेवाई ऑफ GST ऑन देयर सेल परचेज। आज के डेट में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के ऊपर कोई GST नहीं है, है ना। पहले लगता था, बाद में एग्जाम कर दिया गया। तो ये प्रॉब्लम था कि दे वर लेवाइंग GST ऑन दिस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। Levy of GST on bunker fuel supplies to foreign going vessels eroding competitiveness. Now this is very important. आज जो शिप है, मान लीजिए श्रीलंका से चलता है या इधर दुबई से आता है, यहां आया, फिर ये वापस अपने गंतव्य स्थल में चला जाएगा। फ्यूल कहां भराएगा, भारत में या श्रीलंका में? कहीं भरा सकता है, जहां सस्ता मिलेगा। हाँ। जहां सस्ता मिलेगा। आज आप बंकर फ्यूल मतलब इनको, यहाँ की कंपनी अगर इनको फ्यूल सप्लाई करती है और आप उस पर GST लगा देते हैं और श्रीलंका नहीं लगाता है, तो श्रीलंका में सस्ता मिलेगा तो वो यहाँ नहीं भराएगा, यहाँ भराएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक बात है या नहीं है? तो ये प्रॉब्लम वो बता रहे हैं। इसमें भी तो उन्होंने बहुत बदलाव अब कर दिए। हाँ, अब बंकर फ्यूल का आइडिया नहीं है क्या किया। नहीं, इसमें ये एक्सपोर्ट और जो कर रहे हैं, करेक्ट। कुछों को तो उन्होंने मजबूर कर दिया कि अब आपको LUT से ही करेंगे तभी आपको मिलना है। हाँ, ये वही वाला केसेस है। शुरुआत में ये एडवांस रूलिंग लेके नहीं आया था। सेक्शन 147 जो आया था वो मुझे लगता है 2018 में नोटिफाई हुआ था। Discontinuing the facility to use advance authorization, EPCG and EOUs for duty-free procurement of inputs/capital goods for export production, as now the users of these schemes had to pay IGST on imports and GST on domestic supplies। तो ये जब खत्म ही कर दिया, आज के डेट पे एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है कि वो इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। हाँ, ड्यूटी फ्री कर सकते हैं। और डोमेस्टिक सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई खरीदना है तो भी अब GST देने की उनको जरूरत नहीं है। हाँ, सप्लायर रिफंड ले लेगा। जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन का मतलब लाइसेंस होता है। हाँ। EPCG एंड EOU के पास ऑटो एडवांस ऑथराइजेशन एंड EPCG स्कीम होता है, ये इनबिल्ट होता है। जिसको EOU का मिल गया है
स्टेटस, उसको ये डबल ए और ईपीसीजी लेने की जरूरत नहीं है। ईओयू का मतलब ही यही है कि उसके बाद डबल ए और ईपीसीजी है। Discontinuing the facility to merchant exporters to procure export goods free of taxes, earlier permitted under Rule 19 of the Central Excise Rules and Form H under VAT. Option 1, अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। Option 1 was to grant exemption from IGST and cess under Section 6 of IGST Act, read with Section 25 of the Customs Act, to imports for exporters availing this schemes. For domestic supply, it was proposed to notify supplies of goods as deemed exports under Section 147 of the CGS to allow tax supply of goods on payment of taxes by the suppliers, and thereafter to allow refund of tax so paid to the supplier by amendment to Rule 89. अब जिसके बाद डबल ए है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए ए बी को सप्लाई कर रहा है, बी के पास क्या है, डबल ए है, और ये सप्लाई कर रहा है 100 + 18 = 180। बताइए 18 रुपए का टैक्स कौन देगा? 18 रुपए का या तो ए जो है जमा कर दे और फिर गवर्नमेंट से रिफंड ले ले। यस, ये सप्लायर ही देगा, इससे नहीं कलेक्ट करेगा। हाँ, ये देगा फिर रिफंड लेगा। अब बस उससे वो एक लाइसेंस उसका डबल ए मार्क कर हाँ देगा, ठीक है, इनवाइस ठीक पे। है, वो तो प्रोसेस है। तो यहाँ क्या लिख रहा है, इट वाज प्रपोज्ड टू नोटिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स अंडर सेक्शन 147 to allow the supply of goods on payment of tax by the suppliers. कौन पे करेगा? रिसिपेंट नहीं करेगा, सप्लायर करेगा। सप्लायर फिर सप्लायर ही रिफंड ले रहा है। जब हम लोग आपके साथ रिफंड करेंगे तो उसमें देखिएगा कई जगह लिखा हुआ है, मान लीजिए ए एससीजेड को सप्लाई कर रहा है, तो एससीजेड टैक्स पे करेगा या नहीं करेगा? वहां तो ऑप्शन है, या तो ए कर दे या एससीजेड कर दे। अगर एससीजेड करेगा तो एससीजेड रिफंड लेगा, ए करेगा तो ए रिफंड लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन 2 देखिए क्या कहा। ऑप्शन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ऑप्शन 2, लेकिन आप आने वाले समय में ये इंप्लीमेंट होगा और ये डबल ए ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, रीइंबर्समेंट की कहानी आएगी। देखिए क्या हो रहा है। ऑप्शन 2 was to create an e-wallet for exporters and to give a notional credit in advance on the basis of the past export performance. तो ये जैसे पेटीएम ये सब क्रिएट होता है वैसे ही एक ई वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए मैं जीएसटी पोर्टल में एक्सपोर्टर के पास, जीएसटी पोर्टल में जनरली क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है। ई क्रेडिट के तर्ज पे एक ई वॉलेट क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए पिछले साल एक्सपोर्टर का 100 करोड़ का एक्सपोर्ट था और उसको रिफंड मिला था 2 करोड़ का, तो ई वॉलेट में 2 करोड़ क्रेडिट कर देंगे। ठीक बात है। अब एल्यूटी सब समाप्त हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता तो। ई वॉलेट में 2 करोड़ क्रेडिट कर दिया। अब जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। कैसे पे करेगा? वॉलेट से कर देगा, ये ई वॉलेट से कर देगा। अब ई वॉलेट से कर दिया, अब ये बोलेगा सर यूटिलाइज हो गया, इसका रिफंड दे दो, तो ये रिफंड उसको कैश लेजर में मिल जाएगा। आया समझ में? अब पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 2 was to create an e-wallet for exporters to give a notional credit in advance on the basis of the past export performance. An exporter could use the balance in e-wallet to pay the tax liability. IGST पे कर दिया, and then adjust the credit against the refund paid to him. He added that notional credit in e-wallet was like an advance refund, with the restriction that this could only be used to pay taxes and would be adjusted against final payment of refund. जब refund मांगने जाएगा तब इसका adjustment होगा। He explained that the credit in e-wallet could be used for payment of IGST on imports and thus ensuring that there was no additional burden of working capital. As regards payment of GST on domestic purchases, he explained that e-wallet system could
would permit transfer of balances from exporters account to the suppliers account so that GST could be paid by the supplier on the basis of the amount transferred in his e-wallet by the exporter. Oh, supplier के एंड में भी e-wallet हो जाएगा। ये एक्सपोर्टर है, e-wallet इसके पास भी है। अब ये गुड्स निकाला 100 प्लस 18 इक्वल टू 118, तो ये पेमेंट कैसे करेगा? ई-वॉलेट टू ई-वॉलेट। तो 18 रुपए इसके पास आ गया। अब ये इसके पास लाइबिलिटी खड़ी हुई है तो ई-वॉलेट से लाइबिलिटी पे कर देगा। ठीक है ना? अब इसका प्रोसेस कैसे होगा? ई-वॉलेट के काफी रूल्स बनाने पड़ेंगे इनको अलग से। हाँ, बनाने पड़ेंगे। ये नोशनल क्रेडिट क्या होता है सर? नोशनल क्रेडिट मतलब हमने आपको टेम्पोररी क्रेडिट दिया है एक तरह से। अच्छा अच्छा, और ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस दिया है। ओके। और ये आपका राइट बिल्कुल नहीं होगा। रिफंड की प्रक्रिया को बहुत इजी बनाना चाहिए, बहुत इजी है नहीं। नहीं, अब इसके कारण देखिए ये जो डबल ए, ईपीसीजी, ईओयू समाप्त हो जाएगा अगर ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट लाने के लिए उनको तो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। अब इसको अगर सरकारी महकमे में छोड़ दिया जाए कि आप ई वॉलेट अपने बेसिस पे क्रिएट कीजिए, तो जैसे फॉर्म सी फॉर्म एच लेने जाते हैं वैसे ई वॉलेट लेने जाएंगे तो करप्शन होने लगेगा बहुत जबरदस्त। तो ये तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ये सारा काम होना चाहिए कि ई वॉलेट ऑटो क्रेडिट हो रहा और डेबिट आप कर रहे हैं। फिर ई वॉलेट का रिफंड में फिर अफसर फिर आ जाएगा, उसमें तो अफसर आएगा ही आएगा जो आज भी आता है। लेकिन आपका बहुत सारा प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज नहीं, अफसर को तो आना ही नहीं चाहिए कहीं। आप पहले ही ई वॉलेट, जब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ई वॉलेट में, उसी समय की प्रक्रिया आपकी इतनी अच्छी हो ऑनलाइन कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। अफसर को कहीं आना ही नहीं चाहिए। चलिए, another problem faced by the exporters was on account of reduced reusability of duty scripts, credit script as post GST. These scripts could be used only for payment of basic custom duty. The committee recommended that for present, the GST rate on sale and purchase of duty scripts should be reduced from 5% to nil. And when the option of e-wallet was adopted, even MEIS script could be deposited in e-wallet, in which case this concession might not be necessary. ई-वॉलेट का भी क्या स्टेटस है पता ही नहीं है। ये देखिए आप, ये मीटिंग कब हुई थी हम लोग की? कब हुई है? 2017 में हो रही है। पेज नंबर 3 में हम लोग 6 अक्टूबर 2017 में, बताइए अभी तक आया नहीं है। खूब आराम आराम से काम करते हैं ये। पता नहीं, कोई ना कोई तो चैलेंज जरूर फेस कर रहे होंगे कि इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। कहाँ गए हम लोग? चलिए, एक्सपोर्टर्स हो। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन अब लगाया है इन्होंने, पहले नहीं था। एक्सपोर्टर्स हु ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन 6 months ऑफ अप्लाइंग फॉर रिफंड्स, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिए सिर्फ 6 महीने हुए तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। और एक्सपोर्टर्स हु डू नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तो भी रिफंड नहीं देंगे। आज के डेट में ये कितना है? ये उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है ये वाला। अब तो 2 महीने वाला आ गया ना कि नया एक्सपोर्टर है तो उसको रिफंड नहीं देंगे, ये रेस्ट्रिक्शन है आज के डेट में। अच्छा, पहले तो नहीं था। पहले नहीं था, ये अब लगाया। तो अब इन्होंने कहा है, चलिए देख लीजिएगा, मुझे तो याद आ रहा है लगाया है। ये तो ठीक है, रिटर्न नहीं भरेंगे तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया रिफंड का, ये भी है। GST on bunker fuel supplied to foreign going vessels was discussed by the committee and recommended that GST rate on bunker fuel may be reduced to 5% for both foreign going vessels and those run on coastal run. Coastal matlab within India. Explaining the rationale, he stated that the committee observed that high rate of GST on bunker fuel supplied to foreign going vessels was making India less competitive with neighboring countries, and oil marketing companies reported that business was shifting to countries like Sri Lanka.
The committee took a view that GST rate on bunker fuel should be such that it encourages coastal shipping at par with foreign-going vessels, and it also obviates the administrative problems of monitoring the end use. क्या रेट है बंकर फ्यूल में? चलिए यहां देखते हैं. Assam stated that exporters fell into different category as they were not required to pay GST on consumption-based principle. He therefore supported the proposal to give them exemption in the interim period till the system of e-wallet was developed. ये क्या लिख रहे हैं? Exporters fell into different category as they were not required to pay GST on consumption-based principle. इसका मतलब क्या होगा? देखिए, ये जो बंकर फ्यूल वाला है उसके लिए वो कह रहे हैं. नहीं, देखिए क्या है. मान ली दिल्ली से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक. कंजम्पशन प्रिंसिपल क्या कहता है? मान लीजिए दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है कोई गुड्स. कंजम्पशन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसको टैक्स देना चाहिए? महाराष्ट्र पे कंजम्पशन हो रहा है तो महाराष्ट्र में कंजम्पशन हो रहा था, महाराष्ट्र से पॉकेट से टैक्स निकलना चाहिए, दिल्ली के पास जाएगा, दिल्ली वाला गवर्नमेंट को जमा करवाएगा. अब जब गवर्नमेंट देखेगी ये गुड्स सप्लाई का हुआ महाराष्ट्र में, तो ये टैक्स फिर से फ्लो होकर कहाँ पहुंच जाएगा? महाराष्ट्र में आधा बट जाएगा. महाराष्ट्र चला जाएगा ना. यही तो कंजम्पशन प्रिंसिपल है. हाँ. जो स्टेट खर्चा कर रहा है, जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, उसी स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए. हाँ. है ना. आईजीएसटी का यही तो कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, दिल्ली से एक्सपोर्ट हो रहा है तो अब एक्सपोर्ट आईजीएसटी एक्सपोर्ट हो नहीं सकती. एक मिनट, कंजम्पशन प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं तो ये वाला टैक्स यहाँ आना चाहिए. हाँ. मान लीजिए यूएसए है और फिर ये यहाँ चला जाना चाहिए या नहीं चला जाना चाहिए? बिल्कुल चला जाना चाहिए. इसीलिए वो लिख रहा है भैया एक्सपोर्टर्स फेल इनटू डिफरेंट कैटेगरी एज दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल. तो कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल इसमें नहीं चलता है, ऑरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल चलता है. वहां ट्रेवल कराना ही नहीं है उनको. यस, और इनफैक्ट वापस करना है. अब यहाँ ये Chhattisgarh stated export was exempt from tax as GST was consumption-based tax. He stated the committee had given unanimous recommendation that council should accept option 1 as an interim measure and move to option 2 later. यानी कि e-wallet में later move करेंगे. अब इन्होंने देखिए, exporters who obtain registration within 6 months of applying for refund shall not be denied the benefit of provisional refund. तो इनको रिफंड देंगे. बाद में इन्होंने चेंज किया, अभी तो नहीं माना. अच्छा, ये देखिए क्या कह रहे हैं. नॉर्थ ईस्टर्न वाले कह रहे हैं, अच्छा कंपोजिशन स्कीम क्या इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है? वो कुछ मतलब सर्विस में तो वो है. नहीं, कहीं नहीं है. नहीं कर एग्जम्पशन सकता. है. कहीं नहीं है. त्रिपुरा से दिल्ली कंपोजिशन स्कीम का डीलर है, त्रिपुरा से दिल्ली सप्लाई कर सकता है ना. नहीं. अगर अलाउ कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? अलाउ कर दे तो प्रॉब्लम क्या है? बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दिल्ली वाले को कोई आईटीसी मिलती नहीं है तो बोले 100 रुपए का गुड्स है तो 100 में देगा. 100 का है. हाँ ठीक है ना, क्योंकि कंपोजिशन से ये त्रिपुरा वाला अपने पॉकेट से टैक्स देगा ही नहीं देगा? बिल्कुल देगा 1%. यानी कि त्रिपुरा का टैक्स त्रिपुरा में ही रह गया. ये बल्कि टैक्स आना कहां से चाहिए था? आना चाहिए दिल्ली से. दिल्ली से आता, फिर ये आईजीएसटी भरता, फिर ये दिल्ली पहुंचता. अब समझिए, उल्टा करिए. दिल्ली से त्रिपुरा ट्रैवल हो रहा है, ये कंपोजिशन डीलर वाला है. अच्छा, दिल्ली से त्रिपुरा गलत एग्जांपल है, मैं इसको एग्जांपल को ठीक करता हूं ताकि वो समझ में आए. असम, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, नागालैंड हो या फिर मिजोरम हो, ये सब असम के बॉर्डर पे है. अब असम का कोई डीलर कंपोजिशन में है, समझ में आ रहा है आपको?
और त्रिपुरा का बॉर्डर से सटा हुआ है ये इसका, तो त्रिपुरा वाला इस कंपोजिशन से खरीदेगा बिल्कुल खरीदेगा, और लेके चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, कोई रोक नहीं है। बताइए अब ये त्रिपुरा का टैक्स कहां पहुंच गया? त्रिपुरा वाला खर्चा किया या नहीं किया? किया। त्रिपुरा वाला खर्चा किया तो त्रिपुरा को टैक्स मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना तो चाहिए। लेकिन खरीदा किसने उससे? कंपोजिशन वालों से। कंपोजिशन से। अब त्रिपुरा वाला ये बोल रहा है कि सर मेरा सिटीजन, मेरे स्टेट के रहने वाले लोग अगर असम जाके खरीदेंगे तो हम तो टैक्स का रेवेन्यू लूज करेंगे अगर कंपोजिशन से खरीदेंगे हम्म। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले होने नहीं दिया। The Honorable Minister from Assam stated that northern states could lose revenue if the benefit of composition was extended to interstate। अब देखिए असम क्यों कह रहा है, क्योंकि असम में ही एक इकलौता स्टेट है जहां पर कम से कम 7 स्टेट्स, 7 या 6 डिफरेंट स्टेट्स असम के बॉर्डर पे है, would lose revenue if the benefit of composition scheme was extended to interstate supply of goods, as these states mostly got goods from the neighboring bigger states like West Bengal, and there was hardly any reverse supply from the northeastern states to the bigger neighboring states। उल्टा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में कंपोजिशन वाले को भी इंटरस्टेट सप्लाई करने दे दिया जाए। डर तो यही था ना कि ये छोटे स्टेट्स विल लूज रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू लूज करते भाई? नहीं, ठीक है, बहुत कम रेवेन्यू का इम्पैक्ट होता है। इन्होंने तो इम्पैक्ट कम से कम कमिटी बैठा के इम्पैक्ट एनालिसिस भी कर लेते हैं, कितना रेवेन्यू लूज करेगी, वो तो किया नहीं उन्होंने। Ritvik Pandey, Karnataka stated that for supplies made by normal taxpayer under destination principle, the tax travels to the consuming state even when input tax credit is utilized by the seller। ये समझ में आ गया ना आपको? दिल्ली से महाराष्ट्र अगर गुड्स बिकता है तो महाराष्ट्र वाला इसको टैक्स देगा, दिल्ली वाला आईजीएसटी पे करेगा और आईजीएसटी यहां ट्रेवल कर जाएगा। आ गया ना? क्योंकि ये B2B सप्लाई है, ठीक है, और B2C सप्लाई भी होता तो भी महाराष्ट्र ट्रेवल कर जाता। हेलो। लेकिन कंपोजिशन वाले में ये वाला खर्चा भी कर दिया और ट्रैवल भी नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने पॉकेट से ही टैक्स देगा। तो महाराष्ट्र का पैसा 100 रुपया दिल्ली में आ गया लेकिन टैक्स नहीं आया कंपोजिशन स्कीम से अगर खरीदारी हो रही है तो। फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर्स एज टैक्स वाज नॉट ऑन सप्लाईज बट ऑन टर्नओवर, no ITC was available and therefore taxes paid by composition taxpayers would get trapped in the origin state। दिल्ली वाला ही पे करेगा, दिल्ली में ही फंस गया वो पैसा। The honorable chairperson observed that destination state would also gain tax for supplies made by the composition taxpayers located there and therefore the gains and losses could average out in the long run। लेकिन बात माने नहीं ऑनरेबल अरुण जेटली जी की। He further observed that small taxpayers in any case paid very small amount of tax। The honorable chairperson suggested that issue whether composition scheme can be extended to taxpayers making interstate outward supplies of goods could also be examined by the proposed group of ministers। The council agreed to this suggestion। तो ये तो हमारे पास है नहीं कि क्या इन्होंने एग्जामिन किया, लेकिन कंपोजिशन वाले को इंटरस्टेट अलाउ कर देना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, हो सकता है। जैसे ई कॉमर्स वाले में जो अर्बन क्लैब वाले हैं, वो इंटर स्टेट भी सप्लाई वो करता है, 20 लाख तक के अंदर है तो उसकी तो छूट है उसकी। तो कहाँ उसमें रेवेन्यू का कोई लॉस हो रहा है? चलिए, ये बिहार वाले कह रहे हैं भैया कंज्यूमर्स को तो जीएसटी नहीं समझ में आ रहा। कंज्यूमर वर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट अंडर जीएसटी तो हिडन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हैड बिकम विजिबल। प्रॉब्लम क्या हुई? जीएसटी आने से जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट है वो भी नजर आने लगा। आप ये समझ लीजिए जो सीजीएसटी है वो पहले क्या था? एक्साइज प्लस सर्विस टैक्स था। और जो एसजीएसटी था वो पहले क्या था?
वैट था, प्लस हाँ यूपी एक्साइज भी था। है ना, वैट ही था। तो अब ये वाला कंपोनेंट नजर नहीं आता था, हम्म, सिर्फ ये नजर आता था 14%। अब हम्म, ये जब ये भी नजर आने लगा 14%, तो गौर कंज्यूमर को ये लगने लगा सरकार तो बहुत टैक्स ले रही है हमसे। हम्म, अब 10,000 का गुड्स खरीदने जाओ, उस पर 250 रुपये टैक्स लग जाएगा, तो कंज्यूमर पर सबसे पहले क्या कहता है? 250। सब बिल बिल नहीं लूंगा तो 10,000 में दे दोगे? हम्म, तो 28 रुपये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। आज गाड़ी लेने जाता है वो 10 लाख की है, तो 2,80,000 रुपया टैक्स, सेस 2,80,000 रुपया। बोलता है ये 10 लाख की गाड़ी में तो 5,60,000 टैक्स है। हम्म, He suggested that provision should be introduced that suppliers should quote price as MRP and CGST SGST should be mentioned in the invoice after doing the back calculation. अब ये कहानी समझ में नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे हैं। He observed that a large part of opposition to GST would be addressed by this measure. रूल 35(5) की बात कर रहे हैं। नहीं तो इससे क्या सॉल्व होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एमआरपी मान पब्लिक लीजिए, पब्लिक पब्लिक को दिखाई नहीं देगी। कैसे 100 नहीं दिखलाई रुपए देगा? एमआरपी 100 रुपए है तो 100 रुपए ले लो, बाद में बैक कैलकुलेशन करके जमा कर दो। इनवॉइस में शो ही नहीं करो, लिखा हुआ था शुड बी मेंशन इन द इनवॉइस। नहीं, ऊपर जो उन्होंने कहा ना कि बैक कैलकुलेशन कर लो, बताओ मत। हाँ, एमआरपी देखिए क्या लिख रहा है। ही सजेस्टेड दैट अ प्रोविजन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड दैट सप्लायर्स शुड कोट प्राइस एज एमआरपी हाँ हाँ। एंड सीजीएसटी एसजीएसटी शुड बी मेंशन इन द इनवॉइस हम्म, आफ्टर डूइंग द बैक कैलकुलेशन। अगर एमआरपी मेंशन कर दिया बैक कैलकुलेशन से हम शो ही कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ा? ये अगर नहीं शो करते सीजीएसटी एसजीएसटी तब मानते। हम्म, चलिए, Assam supported this proposal and stated that people had developed a negative impression of GST because of mention of separate rates for CGST and SGST. Jammu and Kashmir stated the requirement of declaring MRP and GST were two different systems and it would not be possible to reconcile GST with MRP. He stated that MRP belonged to the pre-GST regime and that the margin of distributors etc. were taken into account while fixing the MRP. MRP का concept आज भी है, लेकिन प्री जीएसटी रिजिम में एमआरपी के बेसिस पे भी टैक्स लगता था सेंट्रल एक्साइज। He observed that GST applied at entry level of the retail chain and the perception problem was because a tax of 18% was being charged on MRP. He suggested that system of MRP should be abolished in the GST regime. He added that another concern of taxpayer was fear of retrospective inquiry regarding their turnover in the pre-GST period and suggested that council should clarify the retrospective tax inquiry relating to returns filed during the pre-GST period shall not be initiated by the central state this। ठीक है, मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड ओवर में एमआरपी का सिस्टम नहीं है। यूएसए, सिंगापुर में किसी भी प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं लिखा हुआ, वो स्टिकर ही लगाते हैं, जिस प्राइस में मर्जी उस प्राइस में बेचेंगे। इंडिया में ही है। सर एक चीज मैं देखता हूँ, हाँ कई जगह बताइए। पे हम लोग जाते हैं ना तो ऐसा देखने में आया है, दिल्ली में आता है MRP जिनेश जी आवाज कम आ रही है आपकी। तो कई जगह जाते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ, तो MRP मान लीजिए कि मिनरल वाटर का बॉटल हुआ, माइक पास में लेके आइए, माइक पास में लेके आइए। सर MRP जो होता है ना उसके हाँ। ऊपर कई जगह पे पानी का बॉटल 20 रुपया मिलता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाए जाते हैं। MRP 20 रुपया के ऊपर से 18% है। आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन जिनेश जी जो कहना चाह रहे हैं कि एमआरपी 20 रुपए, उसके बावजूद जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन वो जीएसटी लगाने के बाद एमआरपी से ऊपर नहीं होना चाहिए प्राइस। नहीं, पानी का बॉटल जैसे हम सर्विस में अगर हम जा रहे हैं, हमको पानी की बॉटल अगर वो सर्विस में दे रहा है तो वो बात कह रहे हैं जिनेश जी कि उसके बाद वो 18% जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं एज ए सर्विस करके। ये तो आपको पानी का बोतल नहीं खरीद रहे, पानी अगर खरीद रहे हैं गिलास में डाल के दे रहा है तब तो वो कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकता है। चलिए ये वाला देखते हैं। Goa stated that ITC could be denied to the restaurant, but the rate of tax should be kept at 12% to give due difference to public perception. अब देखिए पब्लिक परसेप्शन के कारण रेस्टोरेंट पे जो टैक्स रेट है वो 5% कर दिया क्या इन्होंने? रेस्टोरेंट पे तो 5% है। पहले तो नहीं था, पहले तो 18 था और क्रेडिट भी लेते नहीं, 18 आज भी है,
लेकिन वहां पे वो 7500 से ऊपर वाले पे एक साथ पहले है। पहले 7500 का क्राइटेरिया नहीं था नहीं, राजेश जी। अब जो 18% है, वही लेकिन कह रहा हूँ। 7500 से ऊपर वाले पर। हाँ हाँ। अब ये जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 आया था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। Stated the reverse charge mechanism had certainty of levy of goods, but its applicability was uncertain in many cases in the service sector. He gave an example of an unregistered person providing free software to a registered recipient on the condition that the recipient would not share it with anyone else. This amounted to agreeing to not to doing something which was also a supply of service by the unregistered person to the registered person, making the latter liable to tax under reverse charge mechanism. He stated that because of such uncertainties, large taxpayers were shy of making purchases from small taxpayers. ये तो गलत लिख रहे हैं ये। जैसे 9 में सर्विस कहाँ है? नहीं, वो अलग, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ए ने बी को कोई सॉफ्टवेयर बेचा और सॉफ्टवेयर में के लाइसेंस के टर्म्स एंड एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि ये किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे। तो सॉफ्टवेयर सप्लाई तो सर्विस है, ये इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, टॉलरेटिंग एन एक्ट, दिस इज ऑल्सो ए सर्विस। वो भी तो सर्विस ही है। हाँ, तो ये तो दो, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना गलत है। He stated that because of such uncertainties, large taxpayers were shy of making purchases from small taxpayers. The senior Joint Commissioner of West Bengal recalled that originally the reverse charge mechanism under Section 9(4) was meant only for composition taxpayers. अब देखिए ये 9(4) किसके लिए लेके आए थे? सिर्फ कंपोजिशन वालों के लिए लेके आए थे, लेकिन काउंसिल ने buying from unregistered, but the council took a considered decision to apply it to the all taxable person. और अल्टीमेटली क्या हुआ? खत्म ही करना पड़ा इनको। आपका लैपटॉप चार्ज में लगा है ना सर? हैं? आपका लैपटॉप चार्ज में लगा है ना? हाँ, लगा हुआ है। थैंक यू राजेश जी। चलिए, ये बहुत बड़ा है, 62 पेज का है। दो तीन हैं जो बड़े बड़े हैं, बाकी तो फिर 10 पेज 12 पेज खत्म। तो आज यहीं तक करते हैं। ठीक है। और देखिए, ये एक नोटिस है, एक एसएमटी 10 का नोटिस आया था। एसएमटी 10 के बाद हमने रिप्लाई कर दिया भैया, वो वही मिसमैच का नोटिस था, आईटीसी 2A और 3B का। इसके बाद हमने रिप्लाई कर दिया भैया रूल 36 सब रूल 4 कोड करके कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है मैचिंग का, आप मैचिंग क्यों कर रहे हैं? अब इन्होंने DRC 01A भेजा और उस 1A में लिखा, अब देखिए ये क्यों लिख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लीज रेफर टू दिस ऑफिस लेटर दिस इशूड ऑन दिस डेट 19 जुलाई 2020 एंड योर रिप्लाई वाज रिसीव्ड ऑन 4th 11 2022। 19 जुलाई, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाइए सर अपने उसमें, ये बहुत ब्लैक है। ब्लैक है? सिस्टम में नहीं, सबको ठीक नजर आ रहा है। एसएमटी 10 है ना सर, रिप्लाई हाँ। 30 दिन के अंदर देने का है ना, इसके लिए डेट डाल दिया नहीं, पहले बताइए, स्क्रीन एकदम क्लियर है? थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा क्लियर है सर, लेकिन एकदम थोड़ा ये क्लियर आ रहा है, फ्लैश आ रहा है सर, लाइट का अच्छा, फ्लैश है। आप- कोई खास बात नहीं है, पूरा क्लियर है। आप लोग के स्क्रीन में प्रॉब्लम है, यहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास है। चलिए सर आगे। ठीक है, ये डेट दो डाला है ना सर? हाँ 30 दिन का, 30 हमने दिन के अंदर देना चाहिए। 4 महीने के अंदर, 4 महीने बाद रिप्लाई किया ना, ये 30 दिन के अंदर देना चाहिए ना। अरे ठीक है बख्शेटी, समझ गया मैं क्यों डाला है। 122 की पेनल्टी लगा सकता है। हाँ, समझ में आ रहा है, ये सब ग्राउंड क्रिएट कर रहा है वो। बराबर है सर, वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, इन दिस रिगार्ड इट इज
to inform that this office has arisen excess claim this. After scrutiny of return, SMT 10 you have submitted your reply, wherein quoted this, you have neither submitted any details regarding excess utilization of ITC, nor have provided the copies of invoices and payment details thereon. Hence, 36 sub rule 4 is not proper justification claiming excess ITC without proper evidences. और उसके बाद ये वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, और 3 दिन के अंदर कह रहा है कि रिप्लाई भेज दीजिए। समय गलत दे रहा है। समय गलत दे रहा है। 28 दिसंबर 3 दिन। अब 28 दिसंबर जैसे नहीं एक मिनट DRC 01 में क्या कह रहा है, रिप्लाई दे दें 3 दिन के अंदर। क्यों दे दें? DRC 01 में रिप्लाई देना है क्या हमको 3 दिन के अंदर? चलिए ये तो कहानी है, लेकिन DRC 01 ए का मतलब वो हमको इंटीमेशन दे रहा है, ये आपका अंतर है, या तो पे कर दीजिए या तो रिप्लाई दे दीजिए। बस रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं, रिप्लाई तो होता ही है इसमें जिनेश जी। DRC 01 ए में तो रिप्लाई होता ही है। एक बार नहीं, आप चाहे तो दीजिए, चाहे तो मत दीजिए। पार्ट बी में देते हैं ना। पार्ट बी में, यस यस, रिप्लाई तो होता ही है। लेकिन अब ये रिप्लाई जो है 1A का फॉर्म्स निकालता हूं, उसमें टाइम फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है? वो सिर्फ इंटीमेशन है सर, और कम से कम 15 दिन तो टाइम रीजनेबल होता है, और देना ही देना है। 3 दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। DRC 01 का टाइम 30 दिन का है, तो DRC 01 ए का टाइम कैसे हो जाएगा कम? The grounds and quantification are attached given below. न 73 लिखा न 74 लिखा, मे बी फर्निश बाय। अच्छा, ये खुद ही चुनेगा कितना टाइम देना है, तो ठीक ही लिखा है। 3 दिन सर कहीं कोर्ट में टिका नहीं है अभी तक, रीजनेबल टाइम में। हाँ वो तो ठीक है, ये तो ठीक है। मिनिमम 15 दिन। अब देखिए DRC 01A तो फिर से देखूं, ये तो अपने मन से बना लिया DRC 01A। हाँ हाँ, अपने मन से बना लिया। अब DRC 01A ये 73-74 का है ही नहीं ना। अब ये फॉर्म को अगर देखते हैं तो ये तो इसको तो सिंपली लिख दे DRC 01A इज नॉट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इतना ही लिखना बहुत है इसको। ऊपर सेक्शन दिया है सर 75 नोटिस में, देखिए। प्लीज रेफर टू द अबव प्रोविजन इन दिस द अमाउंट ऑफ दिस केस प्रोसीडिंग रेफरेंस नंबर लिखता हुआ SMT 10 वाला इंटीमेशन ऑफ लायबिलिटी कर रहा है, ये लिखता, ये लिख रहा है नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी इन द रिटर्न, तो SMT 10 का सब्जेक्ट उठा के DRC 01A ऊपर चिपका दिया। हम कह रहे हैं SMT 10 सर जब दे दिया और रिप्लाई नहीं दिया मैंने, तो आप सीधे 73 या 74 की कार्रवाई शुरू करोगे? नहीं ठीक है, ये DRC 01A तो दे ही सकता है। नहीं, अगर दे सकता है तो 3 दिन का कोई टाइम ही नहीं है, फॉर्मेट भी तो गलत है। फॉर्मेट ही गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, हर हालत में गलत है। इसको क्या लिखा जाए? वी आर अनेबल टू रिप्लाई सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। सर इसमें प्रॉपर ऑफिसर का नाम भी नहीं है ना? प्रॉपर ऑफिसर का नाम भी नहीं है, ठीक बोले। नहीं है ना, नाम तो है नीचे। नहीं नाम नहीं है, कहाँ नाम नहीं लिखा हुआ? डिजिग्नेशन और जुडिक्शन है। हाँ क्या ये डिफरेंसेज है क्या अपना सर? हाँ डिफरेंस तो है। अच्छा एक बात और है, हाँ, क्या अब मैं वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग जाऊं, इसको लेके जाऊं कि पहले ये चीज बताइए, क्या उसके रिलेटिंग इनवाइसेज हैं अपने पास? वो सब है, वो तो मैंने बात कर लिया। तो जब सब कुछ है तो सर्कुलर के अनुसार जाइए। बिल्कुल सर्कुलर के अनुसार जाइए, उसका लाभ मिलेगा। अब सर्कुलर में मैं अपने सप्लायर को बोलूं कि लिख के दो कि तुमने टैक्स पे कर दिया है। हाँ हाँ, टैक्स पे कर दिया है और ये बिल मैंने जारी किया है। मतलब देखिए, हमने सर्कुलर में एकदम कैटेगरीली ये बोला था कि इफ यू फॉलो द सर्कुलर इट इज कंफर्म दैट यू आर नॉट गेटिंग द क्रेडिट। कंफर्म है, क्योंकि वो सर्कुलर क्रेडिट देने के लिए नहीं बना हुआ, क्रेडिट डिनाई करने के लिए। जिनेश जी आपकी आवाज टूट रही है।
हेलो। सही, ये दिनेश जी। बात तो आप कह रहे हैं ना। हम्म। आप उसको कहिए ये सर्कुलर सब इसमें कहा है कि अगर 5 लाख से ऊपर की आईटीसी तो सीए सर्टिफिकेट जारी करेगा, प्रमाणित कर देगा। और उससे कम है तो ये सप्लायर जारी कर रहा है, सप्लायर ने लिख के दिया है, ये पेपर है और मुझको आईटीसी सर्कुलर के अनुसार अलाउ करो, बस। दिनेश जी, आपने राजेश जी, आपने सर्कुलर पूरा पढ़ा था? हाँ। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर बोनाफाइड एरर होना चाहिए। नहीं नहीं, जो अभी हम लोग जो ऑफिसर्स की क्लास में थे हम्म। मीटिंग में, उसमें हम्म। इस एरर वाली बात को उन्होंने कुछ बिल्कुल कहा ही नहीं, साइलेंट हो गए। तो वो मैंने वो साइलेंट, ओ साइलेंट, अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। तो मैं उस पर कोई चर्चा करूं, बिल्कुल नहीं चर्चा किया। उन्होंने कहा अलाउ कर देना चाहिए आप लोग। नहीं नहीं, चर्चा करना चाहिए। जिस बात पे जो उठाने वाले थे वो, हम्म। उसी पे तो चर्चा करना था। तो वो तो मैं वो, कभी भी कर सकता हूँ, मेरी हमेशा खुला है रास्ता उसके। हाँ, वो तो बैकएंड में करेंगे, वो क्यों करेंगे? हाँ। सर्कुलर पूरा पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो क्रेडिट डिनाई करने के लिए है। अफसर क्रेडिट दे देगा, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हम लोग सबका विश्वास की हम लोग किताब निकाले थे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे। हमने वो पॉइंट्स ऑफिसर के सामने उठाए थे, और वो जो कमिश्नर तेजपाल सिंह जी थे, हम्म। उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट क्वेश्चन द, मतलब अगर मैं एडमिट कर लेता हूं तो हम लोग आपका केस नहीं खोलेंगे बाकी लॉ लॉ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैंने एक्साइज में एडमिट कर लिया, पता लगा इनकम टैक्स वाले केस खोल के बैठ गया, पॉसिबल है या नहीं है? अब खोल लेंगे। डिनाई कर दिया, नो नो नहीं, विल नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर शेयर करने लगे। हम्म। आप समझ रहे हैं? तो हम्म। मीटिंग में कहते कुछ है लेकिन एग्जीक्यूशन में कुछ और ही होता है। तो मुझे तो मन नहीं है सर्कुलर के अकॉर्डिंग जाऊं। तो फिर पेमेंट करिए, उनको रिप्लाई दे दीजिए। पेमेंट कीजिए, क्यों? नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, उसका जवाब देंगे। हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, पहले उसका जवाब नहीं नहीं, देते वो हैं। तो आप जवाब दे देंगे, फिर वो प्रॉपर फॉर्मेट में भेज देगा। हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट में बेचे, उसके बाद सोचेंगे क्या कर सकते हाँ। हैं। हाँ। लेकिन वो सर्कुलर में जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ मेरिट चेक ही कर दूं, कौन कौन सा सप्लायर है। हाँ, मैं वो देख लीजिए पहले। इसका तो एक सर अगर सिंपल रिप्लाई बना देता हूँ। सर अगर अपने पास इनवॉइस तो है, पक्का है, जो जो कोई चाहिए सेक्शन 16 में पेमेंट भी किया हुआ है, तो वो प्रूफ दे देंगे तो दिक्कत क्या है सर्कुलर में? जिन्हें देखता हूं करके। जब जिन्हें देखिए वो सर, पूरे इंडिया में जब ये होने लगेगा ना वो सर्कुलर का, और किस तरह से डिनाई हो रहा है, तभी पता लगेगा एक्चुअल केसेस क्या हो रहे हैं। नहीं तो अभी तो हाँ, मैं शक की निगाह से देख रहा हूँ। अच्छा। आप लोग करके देखिए। जिन्हें क्या कि ये नहीं? चीज जान जाइए, हम्म। जो फ्रॉड किस्म के लोग होते हैं ना, हम्म। वो सबसे पहले यही बात कहते हैं कि मेरा सारा ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक है। हम्म। और जो ओरिजिनली सप्लायर है ना, वो ये बात कभी नहीं कहता है। हम्म। वो कहता कुछ कैश भी दिया था भैया। हम्म। लेकिन जितने फ्रॉड वाले हैं, हम्म। वो हाँ। सबसे पहले यही क्वेश्चन रखते हैं, मतलब आंसर देते हैं कि सारा ट्रांजैक्शन मेरा थ्रू बैंक है। तो उनको डर है ना, फंस जाएंगे, इसलिए पहले से ही वो जेन्युइन करके चलता है। हाँ, इसी यही बात मैं बता रहा हूँ। भाई, कोई भी सप्लायर जो है ना, मान लीजिए हम किसी से माल खरीदते हैं, तो कोई ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी आती है कि मैं नगद ही भुगतान करता हूँ। हाँ, ठीक बात है। हम्म। अच्छा, चलिए देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है। हम्म। अच्छा, वो राजेश गणेश जी का फोन था, मैं सुना, फिर बाद में मैं चला गया था, मैं आया फिर बाद में। हाँ। सर उसमें उनका एक क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक्सपोर्ट था, मेरी पार्टी को एक्सपोर्ट ऑर्डर था, हाँ। तो मेरे पास वो सामान नहीं था, तो मैंने पूना की पार्टी से सामान का ऑर्डर दिया। पूना की पार्टी मुझे देने के लिए तैयार हो गई थी, और हम्म। मेरा जो वो जो स्पॉट था वो नावा सेवा था, नावा सेवा बॉम्बे में। तो मैं उसका ईवी बिल कैसे बनाऊं? क्योंकि बिल तो हम्म। मुझे दे देगा, लेकिन वहां पुणे से डायरेक्ट मैं नवा सेवा भेजना चाहता हूँ। इधर आएगा फिर बॉम्बे से वापस वहां जाएगा, ऐसा नहीं, डायरेक्ट सीधा मैं वहां कराना चाहता हूँ। मैंने उनको बोल दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, ईवी बिल
में आप डाल सकते हो कि डिस्पैच फ्रॉम पुणे टू नवा सेवा, ऐसा है ऑप्शन। है। हाँ, तो फिर बाद में समझ गए थे। यही अच्छा। बात मैंने भी उनसे कही, मैंने कहा लेकिन उसके साथ आपको एक्सपोर्ट इनवाइस होनी चाहिए। ये जो है, जब पुणे वाले ने जो उनको बिल टू शिप टू वाला है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि शिप टू में तो क्या अलग कंसाइन ही होता है, जो एक्सपोर्टर तो हाँ होता ही नहीं है। हाँ हाँ तो इनका तो जो कहना था कि इनवॉइस, मैंने बोला पुणे वाली पार्टी आपको दे देगी ऐसा सप्लायर, आप ले हाँ लेना, हाँ आप अपने हिसाब से एक्सपोर्ट इनवॉइस बना के दे देना, और जो ईवे बिल जो बनाएगा पुणे वाली पार्टी, इसमें आपके नाम पे तो जाएगा खाली बिल टू सो एंड सो, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम पुणे टू नवा सेवा ऐसा लिख। हाँ राइट, ये मैंने कहा था उनसे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा एक बार आप जिनेश जी से बात करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। नहीं, वो मैं तो नहीं करता। फिर बाद में मैंने उनको बोला देख लो, आपकी बातों की दिक्कत है तो बहुत नहीं आएगी बाद में मुझे। हाँ तब कर दिया होगा। अच्छा, एक बार फिर से, तो ए के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ये मुंबई का है, हम्म इसके पास सामान नहीं था, तो इसने पुणे की पार्टी को कहा कि तुम ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो। नहीं एक्सपोर्ट कहाँ, तुम नहीं एक्सपोर्ट भेज सर, दो। खाली पोर्ट नवा सेवा भेज दो डायरेक्ट। पोर्ट पे जाने का मटेरियल सिर्फ। अच्छा, पोर्ट पे ये जाएगा, ठीक हाँ है, हाँ ये गुड्स यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ठीक है। नवा अब सेवा से लोड करा देगा। नवा से अब मुझे एक बात बताइए, एक्सपोर्ट इनवॉइस कौन बनाएगा? पुणे वाला ए बनाएगा। ए वाला, ए बनाएगा, यस, ये यस, बनेगा। ए बनाएगा, ये एक्सपोर्ट इनवॉइस बना देगा, ऑर्डर उसके पास था। ठीक है। हाँ सही बात है, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको क्या पता पूना कौन है, ये एक्सपोर्ट इनवॉइस ये बना देगा, ठीक है। अब क्या करना है, ईवे बिल कौन जनरेट कर रहा है? पुणे वाली पार्टी। पुणे वाली पार्टी। अब पुणे वाली पार्टी बिल टू किसको करेगा? ए वाले को, बिल टू ए को। करेगा, और डिस्पैच फ्रॉम कहाँ करेगा? पुणे टू नवा सेवा। डिस्पैच फ्रॉम, बिल्कुल ठीक है सर, सही है सही है सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यहीं पर कंफ्यूज हो गया ना, पुणे वाला ऐसा लग रहा था एक्सपोर्ट इनवॉइस बना रहा है। नहीं वो नहीं ठीक, ठीक। बनाएगा। ठीक ठीक ठीक, डन। ऐसा होता है, वो हाँ, कंफ्यूज हो हाँ। गए थे, क्या करें नहीं, क्या। मैंने उनको ये बात बताई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई आप जिनेश जी से बात कर लो, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। ठीक मेरे बात। चक्कर में रास्ते में कोई पेनल्टी लगा दे तो वो अच्छी चीज नहीं है। वो उसके साथ जाएगा। एक सोहन लाल जी हमारे साथ है, ये आसाम के हैं। सोहन लाल जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? हम लोग भी जाकर देख ले सोहनलाल जी को। हाँ, वीडियो करा दो जी। गुड मॉर्निंग सोहन लाल जी, अनम्यूट तो किया है, आवाज नहीं आ रही। सर वीडियो करा दीजिए, वीडियो सबका, बहुत दिन हो गए। कीजिए, ऑन कीजिए, सबको एक दूसरे को देख लें। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए आप सब लोग। शर्ट पहन लीजिए कमलेश जी, अरे सर ने क्या यूट्यूब में चला जाएगा। लेट हो जाएगा सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मंजूनाथ जी, कहाँ है बिजनेस डिस्क्रिप्शन? ये वाला ना? पांचवा वाला 5th नंबर। हाँ सॉरी 6 सर, नंबर सर, 6 नंबर उसके नीचे। हाँ, पेट्रोलियम एंड business पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाँ स्टेट से स्टेट में खरीद रहे हैं और हाँ स्टेट से स्टेट में बेच रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए पेट्रोल पंप है एग्जाम्पशन क्या? में वैट तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको नहीं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नंबर एक लेना दूसरा पड़ेगा। कंसेप्ट है। पेट्रोलियम गाड़ी रहती है सर, व्हीकल रहता है। हाँ पेट्रोलियम व्हीकल रहता है। हाँ, व्हीकल 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 अच्छा व्हीकल का वर्क है। हाँ जी हाँ जी ना, व्हीकल में पेट्रोल डाल के कहीं पे लगे तो बेचते हैं ये। नहीं पेट्रोल बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बेचते 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 हैं तो आपको टिन नंबर लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। हाँ, ओके। मतलब इनका और पेट्रोल पंप मैंडेटरी नहीं है है, तो पेनल्टी भी लगाएंगे। हाँ ये पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, तो ये करते कैसे बेचते, जरा ये कॉन्सेप्ट बताइए तो मेरे को। व्हीकल रहता है इनका। हाँ, मेरे पास कल ही आया सर ये। हाँ हाँ पेपर देखा मैं तो लेकिन उसने जीएसटी ले लिया बोलता है। और नहीं मेरे नहीं, को मुझे पहले डॉक्यूमेंट बिजनेस चाहिए। समझ, मुझे जीएसटी नहीं समझना, मुझे ओके। पहले बताइए इसका बिजनेस है क्या, कहाँ से खरीदते हैं और कहाँ बेचते हैं और किसको बेचते हैं? कंपनी से खरीदते हैं। उनका हाँ व्हीकल है, व्हीकल में पेट्रोल रहता है और हाँ, जहाँ पे जरूरी रहेगा वहां पे जाके पेट्रोल दे देते हैं। किसको?
कोई भी कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर रहेगा। तो एक कौन सा या- इलाके में for ये example- मिलता पेट्रोल पंप एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे। क्रेन है सर, क्रेन सपोज पकड़ो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 तो लेना पड़ेगा और क्या। चलता फिरता पेट्रोल पंप है सर ये। हाँ सर, हाँ बराबर से बराबर। समझ गया। हाँ, ये फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आया ना, इसके लिए मैं डिस्कस किया। हाँ हाँ, ये तो हमें भी नहीं पता था ऐसा भी होता है। हाँ, मैं नेट से थोड़ा कल इंफॉर्मेशन निकाला, क्या लगता है क्या नहीं है। तो मतलब क्रेन में और कहाँ जाता है ये? बाकी है 2-3 जगह है, वहां पे लगता है, वहां पे बेचते हैं ये। तो इसका मेरे को तो आपको। ये की बोला उसने, क्रेन का ही बोला। अभी आज सामने अच्छा, आने अच्छा। वाला है, पता चल जाएगा अपने को। ओके ओके ओके। हाँ, लेकिन अभी ये बिजनेस पुराना रहेगा तो उसको पहले मेरे बैलेंस शीट ले लिया उसका, तो मेरे को सब टर्नओवर वगैरह देखना पड़ेगा ना। देख लीजिएगा, ऐसे बिजनेस को एनालिसिस कर लीजिएगा अपने वैट महाराष्ट्र हाँ से। हाँ जी, और हाँ जी, उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन लिखा हो कि पेट्रोल पंप में अगर ये है तो हाँ उसमें रिवर्स चार्ज कहीं लगता हो तो शायद रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना पड़े। मतलब ये सब पढ़ने के बाद ही काम कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। जी पूरा जी। वैट महाराष्ट्र पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो पहले से प्रैक्टिस में है ना अपन। ये देख लीजिए उसमें सीमा कितनी, लिमिट कितनी, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वैट में। वैट में 10 लाख थी ना सर पहले। तो क्या इसका 10 लाख से एबव हो जा रहा है? वहाँ शायद बैलेंस शीट में दिख रहा है मेरे को पहले से। अगर तो हो जा मतलब रहा है तो लेना पड़ेगा, देख ये लीजिएगा। सबको मैं यही कहूंगा कि आपने बहुत पहले से बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब भी नया काम आया तो पढ़िएगा एक बार जरूर से। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। नहीं, तो पेपर आसान रहता है। देखे बिना आगे नहीं जाते हैं। पेपर नहीं, लॉ लॉ हाँ, लॉ भी नहीं। हाँ लॉ देखिएगा। जी 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 जी। चलिए, और कुछ? मंजूनाथ जी, आपकी क्वेरीज नहीं होती है? अनम्यूट कीजिए। मेरा कोरियन सर आपके साथ जुड़ के मेरा कोरियन मैक्सिमम स्टार्ट हो जा रहा है सर। मेरे सिर में क्या हो रहा है अच्छा, वो चालू हो जा रहा है आपके साथ जुड़ के सर। तो आप जॉब में या प्रैक्टिस में हैं? नहीं, प्रैक्टिस में जीएसटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। जीएसटी पे प्रैक्टिस हूँ, कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, जीएसटी ठीक है। कंसल्टेंट हूँ। ओके ओके, गुड गुड। Good. चलिए, कल मिलते हैं। बाय बाय। सर थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते।